भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, फिर से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का एमसीक्यू सीरीज लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो गया हूं। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के 1000 एमसीक्यू पार्ट 3 को। आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आ चुके हैं। यहाँ जितने भी प्रश्न का रिवीजन हम करा रहे हैं आपको, सभी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आते ही आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा और पूरा फुल रिवीजन करिएगा। वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट हुआ कि आज ही आप भारतीय विजन क्लासेस से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ साथ क्लास भी कराई जाती है। यानी हिंदी साहित्य के लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी साबित होगा, अतः हमारे चैनल से आप जुड़ जाएँ। चलिए समय न गवाते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं आदिकाल 1000 एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3। आज के वीडियो क्लास में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 208। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूती ये हिंद, तोता ये हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद? तो इसका सही आंसर है, बहुत लोग तोता ये हिंद को भी मार देंगे पर ये नहीं है। अमीर खुसरो जो है वो तूती ये हिंद के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनको हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तूती ये हिंद। इसे मिस्टेक ना करना, तोता ये हिंद नहीं होगा, तूती ये हिंद होगा। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय से दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निमाजुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूती हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनके कुछ रचनाएं हैं, खालिक बरी जो एक कोश ग्रंथ है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने और गज़ल। प्रश्न कभी कभी आता है कि इनका पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध है, तो अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 209। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल? उपदेश रसायन रास ही होगा इसमें। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरी। यहाँ जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो उपदेश यानी जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 210। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? मुझे उम्मीद है सभी इसका सही जवाब देंगे। सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद्र? तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश के जो वाल्मीकि हैं वे स्वयंभू हैं। कौन हैं? स्वयंभू हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि तथा अपभ्रंश के व्यास कहे जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश की भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को ही स्वीकार किए हैं। स्वयंभू 8वीं सदी यानी इनका जो समय है 783 ईस्वी के लगभग बताया जाता है। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पौम चरऊ जो बहुत ही प्रसिद्ध है, रिठोमणि चरऊ और स्वयंभू छंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 211। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति को, भवभूति को, नरसिंह मेहता को या रविदास को? तो अभिनव जयदेव जो कहा जाता है वो विद्यापति को कहा जाता है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। क्लास को बढ़ाकर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि बढ़ाकर देखने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं आपके लिए। प्रश्न नंबर 212 है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कृति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? तो इसका सही आंसर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 213। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आसुगु होगा यहाँ,
रोड़ा कवि या मेरुतंग। तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग ऐसे याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 214। आगम वे पुराने पंडित मान बहंती, पग सी फिरल अली अजिम्ब वाहरित भ्रमयंती। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सरहप्पा की हैं, कनहप्पा की हैं, डोंभिप्पा की हैं या कुकरिप्पा की हैं? तो सही आंसर है यह जो पंक्तियाँ हैं यह कनहप्पा की है। साथियों, जितने भी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज रात्रि 9 बजे जब टेस्ट होगी तो इसी में से आज 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसी 100 प्रश्नों में से आपके टेलीग्राम ग्रुप पर रात्रि 9 बजे 50 प्रश्नों का एमसीक्यू टेस्ट होगा। तो जितने भी टेलीग्राम के साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वहाँ इसी से 50 प्रश्न रहेंगे। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से हमसे जुड़ें और हम फिर वहाँ आपको बताएंगे कि आपको क्विज में ऐड कैसे होना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों की सही अनुक्रम है। तो रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है पुष्यदंत, अवधमान यानी अब्दुल रहमान, स्वयंभू, हेमचंद्र। अवधमान, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। स्वयंभू, पुष्पदंत, अवधमान, हेमचंद्र या हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत या अवधमान। मित्रों याद रखना, जब भी इस तरह का या अक्सर ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट में ही आता है, तो कवियों का कालक्रम याद रखना। अपभ्रंश में जो सबसे पहले कवि हुए थे आदिकाल में ऐसी कहा जाता है पुष्यदंत ही हुए थे, स्वयंभू ही हुए थे। तो इस ऑप्शन में जो स्वयंभू ऑप्शन है वही मेरा सही होगा। अगला प्रश्न है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश या सिद्धि? तो सही आंसर है नाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों को साथ सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 में रचना दी हुई है, सूची 2 में उसके रचनाकार है, तो इसको हमको सही क्या करना है? सुमेलित करना। यहाँ तो हम सुमेलित कर चुके हैं बहुत पहले भी, यहाँ फिर भी हम सुमेलित करने का प्रयास करेंगे। इस तरह का प्रश्न अक्सर यूजीसी नेट की ही परीक्षा में आती है और नीचे आपको कोड भी दिए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले मिला लेते हैं प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, अभी हम बोले थे ना प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग। उसके बाद जय रनमल छंद श्रीधर, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा। तो ये का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा कहाँ है? यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये में ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या आचार्य देवसेन? तो पुरुष परीक्षा जो रचना है वह विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? पृथ्वीराज रासो के विषय में है, उन्हें कुछ लोग प्रमाणिक, कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्धप्रमाणिक मानते हैं। यहाँ जो अप्रमाणिक मानने वाले में से कौन विद्वान यहाँ शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल उन्होंने अप्रमाणिक माना है, गौरीशंकर ओझा ने भी अप्रमाणिक माना है, वुल्लर में भी अप्रमाणिक माना, जबकि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अप्रमाणिक नहीं माना, उन्होंने क्या माना है? प्रमाणिक माना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। राउल बेल रोड़ा, राउल बेल रोड़ा, खुमान रासो, दलपति विजय, चंदन बाला रास आसगु, योगचर्या
डोम्भिपा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कैसे लेंगे इसको, लेंगे ये का चौथा, बी का पंचवा, सी का पहला। तो ये का चौथा, बी का पंचवा और सी का पहला। ये का चौथा, बी का पंचवा, सी का पहला। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 222। कृतिलता किस भाषा की रचना है? अवहट की, अपभ्रंश की, मैथिली की या ब्रज की? तो कृतिलता की भाषा सभी साथी जानते ही हैं, अवहट की भाषा है। मित्रों, जो साथी अभी तक नहीं जुड़े उनको भी जोड़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू सीरीज चल रही है और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। वीडियो को बिल्कुल बढ़ाकर मत देखना, जो देख रहे हैं पूरा देखिए। यहाँ से आपको रिवीजन भी हो जाएगा कि आपका किस प्रकार की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबन ने या मंझर ने? तो आदिकाल के किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, प्रगतिवादी काल? तो सबको जानते हैं आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं किन किन विद्वानों ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिए। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या नाम दिए? तो ग्रियर्सन जी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल या आरंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल। मित्रों, जब हम आपको रात्रि में एमसीक्यू टेस्ट कल के रात्रि में ले रहे थे तो विद्यार्थी कहे थे कि जब हम ऑप्शन में क्वेश्चन दिए थे आदिकाल को चारण काल किसने कहा, उसमें ऑप्शन राम कुमार वर्मा, डॉक्टर ग्रियर्सन भी थे, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सभी का यही मैसेज आया था कि चारण काल राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन दोनों ने कहे। यहाँ याद रखना, सिर्फ चारण काल की बात हो तो आपका ऑप्शन ग्रियर्सन होगा और संधि एवं चारण काल की बात हो तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 225। इसमें देखना है निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। सरहप्पा, ऑप्शन ए में सरहप्पा, सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। बी में है गोरखनाथ, सोमप्रभु, सूरी, सरहप्पा, हेमचंद्र। सी में है सरहप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरी। या फिर डी में है सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ, सरहप्पा, हेमचंद्र। तो यह सबको जानते हैं कि आदिकाल कवि के जब प्रारंभ होता है तो सरहप्पा से ही प्रारंभ होता है। तो यहाँ सरहप्पा सरहप्पा दोनों में ऑप्शन है। अब सबको जानते हैं सरहप्पा के बाद गोरखनाथ हुए, तो सही आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सरहप्पा, गोरखनाथ, सोमप्रभु, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आल्हा, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में? तो आल्हा जो है वह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यहाँ पर रचना है और उनके रचयिता है उनको सम्मिलित करना है। फिर से वही प्रश्न आ गया है। तो खुमान रासो क्या होगा? खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक, बिसलदेव रासो सबको जानते हैं, बिसलदेव रासो ये तो नरपति नाल का है और पृथ्वीराज रासो चंदबर दाई का है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ कूट में देख लेते हैं। खुमान रासो का क्या बताए थे? खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनीक, बिसलदेव रासो नरपति नाल और पृथ्वीराज रासो चंदबर दाई। तो ये का तीसरा, बी का पंचवा, सी का चौथा। तो ये का तीसरा, बी का पंचवा, सी का चौथा। ये का तीसरा, बी का पंचवा, सी का चौथा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये। अगला प्रश्न है,
आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो आदिकाल में जब वीर रस की बात हो तो आपका सही आंसर होगा डिंगल। क्या होगा? वीर रस की बात हो तो डिंगल, और श्रृंगार रस यानी वीर रस के अलावे कोई अन्य रस की बात हो तो पिंगल। याद रखना, डिंगल जब भी बात हो, वीर रस की बात हो तो डिंगल, और वीर रस के अलावे अगर श्रृंगार रस वगैरह की बात हो तो पिंगल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिंगल कैसे बना है? तो अपभ्रंश में राजस्थानी का मिश्रित होने से डिंगल भाषा बनी है, भाषा शैली, और पिंगल में अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के मिलने से पिंगल शैली बनी है। तो दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सहरपाद या स्वयंभू? तो शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है, खालिक बारी। खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी याद रखना अमीर खुसरो की रचना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 234, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या भारतेंदु ने? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म संगत है? बिसलदेव रासो नरपति नाल्ह, खुमान रासो जगनीक, विजयपाल रासो चंदबरदाई और परमाल रासो दलपति विजय? तो सही आंसर है बिसलदेव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। अब हमें 235 प्रश्न में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 236, राउल बेल किनकी रचना है? राउल बेल किनकी रचना है? चंदबरदाई की, रोड़ा कवि की, दामोदर शर्मा की या स्वयंभू की? तो राउल बेल किनकी है? राउल बेल रोड़ा कवि की है। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? यानी रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी ने, पंडित राम नारायण दुगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने या हर प्रसाद शास्त्री ने? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। यहाँ देख लेते हैं किन किन विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से माने हैं। तो रसायन से रामचंद्र शुक्ल, राजसूय से गारसा दत्तासी, राजयश से हर प्रसाद शास्त्री, रासक से नरोत्तम स्वामी और रास से नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, नेमिनाथ रास या संगीत रत्नाकर? दूसरा है स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भारतेश्वर बाहुबली रास। तीसरा में है नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास, भारतेश्वर बाहुबली रास या संगीत रत्नाकर, और डी में है संगीत रत्नाकर, भारतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास या स्थूलीभद्र रास। तो इतना याद रखना, भारतेश्वर बाहुबली रास जो है सबसे पहले आएगा, और किसी अन्य विकल्प में भारतेश्वर बाहुबली रास नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। यहाँ देख लीजिए, भारतेश्वर बाहुबली रास 1184, स्थूलीभद्र रास 1209, नेमिनाथ रास 1213 और संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी की रचना है। अगला प्रश्न है, पउम चरऊ किनकी रचना है? पउम चरऊ किनकी रचना है? अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की या चंदबरदाई की? तो पउम चरऊ स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? कुवलयमाला कथा, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? दूसरा है राउल बेल, कुवलयमाला कथा, युक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? सी में है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, कुवलयमाला कथा या वर्ण रत्नाकर। डी में है वर्ण रत्नाकर, युक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल या कुवलयमाला कथा। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कुवलयमाला कथा, फिर राउल बेल, फिर युक्ति व्यक्ति प्रकरण और अंत में वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ सुमेलित किया हुआ है, हम ही किए हैं। तो स्वयंभू का क्या हो जाएगा? महापुराण किनकी रचना है? महापुराण पुष्पदंत की रचना है। पवन चरऊ स्वयंभू की रचना। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना। चर्या पद सबरप्पा की रचना है। और राउल बेल का ऑप्शन नहीं था, हम जोड़े हैं, तो रोड़ा की है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पहला का दूसरा, ए का दूसरा, बी का हो जाएगा आपका तीसरा, सी का हो जाएगा पहला। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। तो यहाँ ऑप्शन में मिला लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का क्या बताए थे? ए का बताए थे दूसरा, बी का, यहाँ ए का दूसरा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से या जैन साहित्य से? प्रश्न नंबर 245 है। देखिए यह प्रश्न यूजीसी नेट सेकेंड पेपर दिसंबर 2012 में पूछ चुका है। तो सरहप्पा का संबंध क्या से है? तो सिद्ध साहित्य से है। अब हमको बताइए, सिद्धों में सबसे प्रथम कौन थे? तो सिद्धों में सबसे प्रथम सरहप्पा ही थे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, बरवे, कुंडलिया, सवैया। तो याद रखना मित्रों, अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। दोहा या दूहा, दूहा भी आता है, दोहा या दूहा। अपभ्रंश में दोहा को दूहा कहा गया है। अगला प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगींद्र जोइंदू, हेमचंद्र या मेरुतंग? तो परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है। अगला प्रश्न है, काल कर्म के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? खुमान रासो, विशलदेव रासो, चंदन बाला रास, पउम चरऊ। तो सबको जानते हैं पउम चरऊ सबसे पहली रचना है, और चारों ऑप्शन में पउम चरऊ जो है, पउम चरऊ ऑप्शन नंबर सी में शामिल है, जो सबसे पहले है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देख लेते हैं, पउम चरऊ 8वीं सदी की रचना है, ये स्वयंभू की रचना है। खुमान रासो 9वीं सदी की रचना है, दलपति विजय की रचना है। विशलदेव रासो 1155 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, नरपति नाल की है। और 1200 के लगभग यानी 12वीं सदी के है चंदन बालाराज, इसके रचनाकार आसगू हैं। अगला प्रश्न है, सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब बसाह, इंसा अल्लाह खान या सेहद हुसैन अली खान? तो सबरब के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। अगला प्रश्न है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? स्वयंभू पर, घाघ भड़गरी पर, गोरखनाथ पर या अवध माननी अब्दुल रहमान पर? तो याद रखना, हठ योग था वो सिद्धों में था, नाथों में था, तो गोरखनाथ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं रोड़ा कवि, उद्घोतन सूरी, दामोदर शर्मा या ज्योतिश्वर ठाकुर? तो कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? तो कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्घोतन सूरी हैं। अगला प्रश्न है, अवधमान की रचना है प्राकृतिक पेलगम, संदेश रासक, जयचंद प्रकाश या प्रबंध चिंतामणि? तो अवधमान की रचना क्या है? अवधमान यानी अब्दुल रहमान की रचना कौन है? तो अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि 8वीं शताब्दी का नहीं है? सरहप्पा, हेमचंद्र, सबरप्पा या स्वयंभू? तो सही आंसर होगा सरहप्पा भी है ना, सबरप्पा भी है, स्वयंभू भी हैं, हेमचंद्र नहीं है। तो सही आंसर होगा हेमचंद्र। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्यदंत की प्रबंध रचना है, इनमें से कौन सी रचना जो पुष्पदंत की प्रबंध रचना है? रीठोमणि चरऊ, नई कुमार चरऊ, पउम चरऊ और भविष्यत कहा? तो सही आंसर होगा नई कुमार चरऊ।
अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल या बसंत विलास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो सही आंसर होगा ज्ञान। अगला प्रश्न है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखबानी किनका ये रचना है? तो ये इसमें ये गोरखनाथ के रचनाएं हैं। अब ये गोरखबानी पुस्तक के संपादक की बात हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाथ पंथी साधकों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन है जो नाथ पंथी यानी नाथ संप्रदाय में शामिल नहीं है? जालिंधरप्पा, भरथरी, चुनकर नाथ या कन्हप्पा। तो क्या आंसर होगा? कन्हप्पा जो है एक सिद्ध कवि हैं, ये नाथ पंथी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हो जाएंगे? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या विद्यापति। यहाँ जितने भी कवि हैं, तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, बिहारी जो है ये तो आधुनिक काल से जुड़ गए, रीतिकाल से जुड़ गए, जबकि विद्यापति आदि काल के कवि हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? यानी इनमें से कौन है जो एक व्याकरण ग्रंथ है? राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या कुलय माला कथा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। किनका है? तो ये दामोदर शर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंदबर दाई को छपयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में या मुंज रासों में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, शिव सिंह सरोज में। यानी शिव सिंह सरोज किनकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। इसमें उन्होंने चंदबर दाई को छपियों का राजा कहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 267, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक कथन को पढ़ेंगे। ये में है, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहप्पा हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों और दोहों में हुई, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रयनन पिंगल भाषा में हुआ, ये गलत है, क्योंकि सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी, पिंगल भाषा नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा? नहीं, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। कथन क्या है? ये गलत है। अगला प्रश्न है, कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्रनाथ या गोपी चंद्र। तो सही आंसर होगा कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो सब कोई जानते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में प्रमुख रस है, यानी आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस या वीर रस। तो सही आंसर है वीर रस। तभी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। आदिकाल में जितने भी रासो ग्रंथ है सभी क्या है? वीर ग्रंथ ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है। सिख साहित्य जो है वो आदिकालीन काव्य धारा में नहीं है। सिख साहित्य का संबंध भक्तिकालीन काव्य धारा से है। तो सही आंसर क्या होगा? सिख साहित्य। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो याद रखना, जब भी सिद्ध और सामंत की बात हो
तो आपका तुरंत देखते ही जवाब होगा सिद्धों और सामंतों से संबंध राहुल सांकृत्यायन को था। तो सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या रासो साहित्य का? तो चारण साहित्य जो है यह रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किनके अनुसार? यहाँ दिया हुआ कि यानी किस विद्वान ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना? राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने? तो स्वयंभू का हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, यानी राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंदबरदाई की, जगनिक की, मुल्ला दाऊद की या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या महाराज पृथ्वीराज चौहान के? तो सही आंसर है महाराज पृथ्वीराज चौहान के चंदबरदाई दरबारी कवि थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा? तो किसने कहा? तो देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग या सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अगला प्रश्न है आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, यानी किसमें मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमान रासों में या हमीर रासों में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये परमाल रासों में। परमाल रासों का एक और नाम क्या है? तो परमाल रासों का एक और नाम आल्हा खंड भी है, जिसमें आल्हा और उदल दो वीरों की क्या है? चर्चा है। अगला प्रश्न है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ या चुनकरनाथ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोरखनाथ जो है नाथ पंथ के प्रणेता यानी प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई? यह जो पंक्ति किनकी है? विद्यापति की, वल्लभाचार्य की, विट्ठलनाथ की या निम्बाकाचार्य की? तो सही आंसर होगा विद्यापति की। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? शालिभद्र सूर्य को, पुष्यदंत को, कनकामार को या धनपाल को? तो सही आंसर है अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, इनमें से चार ऑप्शन है, इनमें से एक काव्य जो है वो चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल या स्थूलीभद्र रास? तो याद रखना राउल बेल जो है वो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल बिल्कुल है, रामचंद्र शुक्ल ने दिए। चारण काल बिल्कुल है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिए। सिद्ध सामंत काल बिल्कुल है, ये किने? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिए। परंतु गद्य काल जो है वो क्या है? इसका संबंध तो आधुनिक काल से जुड़ा हुआ है, तो ये विकल्प क्या है? सही नहीं है। अर्थात प्रश्न के हिसाब से ये विकल्प सही है, परंतु आदिकाल का यह नाम नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंदबरदाई, जगनीक, नाभादास या दलपति विजय? तो सही आंसर होगा इनमें से जो कवि हैं चंदबरदाई हैं, जगनीक भी हैं, दलपति विजय भी हैं, जबकि नाभादास नहीं है। नाभादास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 7वीं से 14वीं
के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया, यानी 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल? तो सही आंसर होगा चारण काल। यानी आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, और समय सीमा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी बताए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म से दीक्षित हो गई? महापुराण में लिखा है, परमात्मा प्रकाश में लिखा है, या भविष्यत कहा में लिखा है, या पौम चरऊ में लिखा है? तो सही आंसर होगा पौम चरऊ में लिखा। यह क्या? एक राम कथा पर आधारित एक वाल्मीकि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सॉरी, वाल्मीकि का नहीं है, ये स्वयंभू का है। वाल्मीकि का क्या है? तो वाल्मीकि का वाल्मीकि रामायण है, जो संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र? तो याद रखना, राजमती से रूठकर बिसल देव उड़ीसा चला गया था। कहाँ चला गया था? तो उड़ीसा चला गया था। ये बिसल देव रासो में राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ चला गया था? तो उड़ीसा चला गया था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक छंद, पद्री छंद, रास छंद या ईहा छंद? तो सही आंसर होगा पद्री छंद। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या सोमप्रभसूरी? तो ये सभी विद्यार्थी जानते हैं अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है, स्वयंभू की रचना पौम चरऊ है, जो एक प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू, और अपभ्रंश की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो पौम चरऊ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। या किसने बताए हैं? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताए थे। तो यहाँ कौन है जो सिद्धों में शामिल नहीं है? तो सिद्धों के एक और ट्रिक है कि सिद्ध लोग जो थे अपने नाम के अंत पे पा शब्द जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे? पा। तो वीरप्पा हो जाएंगे, कन्हप्पा हो जाएंगे, कुकरीप्पा हो जाएंगे, सारंधर नहीं होंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सारंधर जो है वो 84 सिद्धों में नहीं है। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाल्ह या दलपति विजय? तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा किनकी रचना है? राम सिंह की, देवसेन की, धनपाल की या पुष्यदंत की? तो सही आंसर है भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयंभू ने, जगनिक ने, अमीर खुसरो ने, कुंभन दास ने? जब भी मुकरी की बात हो, पहेली की बात हो, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ही होगा। मुकरी पहेली की जब भी बात हो, दो सखुने की बात हो, तो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या हैं? तो ये हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरितमानस? सबसे पहली बात है कामायनी, रामचरितमानस। कामायनी तो ये आधुनिक काल से है, रामचरितमानस ये जो है ये भक्ति काल से है। यहाँ पद्मावत बचा और पृथ्वीराज रासो। तो प्रबंध काव्य की बात हो तो आपका क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, विद्यापति के जो पद है किस भाषा में है? पहाड़ी में है, मैथिली में है, अवधी में है या पिंगल में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली में है। और इनके पदावली के चलते इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू का नहीं है? शंभू जी का नहीं है, पवन चरऊ, रिठोमणि चरऊ, स्वयंभू छंद या महापुराण? तो सही आंसर होगा महापुराण जो है ये स्वयंभू का नहीं है, पुष्पदंत की है। आज के क्लास का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 308, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदल बाला रास,
नेमिनाथ रास या बसंत विलास? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, भारतेश्वर बाहुबली रास। मित्रों, आज हम 100 प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए थे। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरा कोशिश है कि आपको एमसीक्यू टेस्ट करवा कर आपको यह परीक्षा से पहले आपको यह तैयार कर दे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके मित्रों के पास शेयर कर देना जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।